नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नेट अचीवर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय होगा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक है। उससे महत्वपूर्ण कथनों को लेकर हम चर्चा करेंगे। उसमें आधुनिक काल में किसमें क्या क्या बताया गया है, उसी को लेकर ही हम आगामी चर्चा करेंगे। क्या कहता है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। आधुनिक काल क्या कहता है, भारतेंदु का कृतित्व, उनका जो रचना का समय है जैसा पहले संकेत किया जा चुका है, सक्रांतिकालीन चेतना का रूप है। कविता में उनका संस्कार है, गद्य में उनका विचार है। क्या कहता है, भारतेंदु का कृतित्व जैसा पहले संकेत किया जा चुका है, सक्रांतिकालीन चेतना का रूप है। कविता में उनका संस्कार है, गद्य में उनका विचार है। भोजपुरी क्षेत्र प्रसाद प्रेमचंद रामचंद्र शुक्ल यानी आधुनिक काल के सबसे बड़े कवि, नाटककार, उपन्यासकार और आलोचक ये क्या हुए हैं। भाषा विज्ञान में जिन्हें बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी कहा गया है, इन बोली रूपों और जाति क्षेत्रों की सृजनात्मक निष्पत्ति ही हिंदी भाषा और साहित्य है वो है। हिंदी मध्य देशीय और कहा जाए तो भारतवर्ष की संश्लिष्ट भाषा संस्कृति की वास्तविक प्रतिनिधि है। यह रोचक तथ्य है कि समकालीन हिंदी साहित्य का नेतृत्व जिन दो कवियों ने किया है, यानी अज्ञे और मुक्तिबोध। तकनीकी ढंग से उनकी मातृभाषा क्रमशः क्या है, पंजाबी और मराठी कही जाएगी। कौन कहते हैं, यह रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। आदिकाल के प्रसंग में हमने परिलक्षित किया था, क्या परिलक्षित किया था कि यह मनुष्य का ईश्वर की महिमा से युक्त रूप में क्या हुआ है, वर्णन हुआ है। जब भी भक्ति काल में यह चित्रण ईश्वर का मनुष्य के रूप में हुआ है, आगे फिर रीतिकाल में ईश्वर और मनुष्य दोनों का मनुष्य रूप में चित्रण होता है। आधुनिक काल में आकर मनुष्य सारे चिंतन का केंद्र बनता है। ईश्वर की धारणा व्यक्तिगत आस्था के रूप में स्वीकृत होती है। साहित्य या कि कला में उसका चित्रण प्रासंगिक नहीं रह जाता, यानी कि उसका चित्रण है वो प्रासंगिक नहीं रह जाता। काव्य के भीतर ये समझ जा सकना आसान है कि प्रेम और भक्ति दोनों का उद्देश्य क्या है, एक ही है। क्या, अहंकार का बलिदान करना। ये महत्वपूर्ण है। इलियट के साक्ष्य पर तो कहा जा सकता है कि कविता भी अपने भाव में निष्कृति है। यूँ प्रेम और भक्ति की समांतर प्रक्रिया कविता या कला में द्रष्टव्य है, जो मूलतः क्या है, ऐहिक है, इच्छिक है। पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों के टकराहट से उत्पन्न क्या है, रचनात्मक ऊर्जा है। क्या कहता है, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न क्या है, रचनात्मक ऊर्जा है। पुनर्जागरण का एक चिन्ह यदि दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट है, तो दूसरा चिन्ह यह भी कहा जाएगा कि वह मनुष्य के संपूर्ण और संश्लिष्ट रूप की खोज, उसका परिष्कार करना चाहता है। दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एडिसन ने 1880 ईस्वी में पेरिस के अध्ययन काल में वहाँ एक पत्र स्वदेश को लिखा, जिसमें अपने विचारों को इस प्रकार से सूत्रबद्ध किया था, एक कड़ीबद्ध किया था। मुझे राजनीति और विग्रह का अध्ययन करना है। कौन कहता है, ये जॉन एडम्स कहता है। क्या कहता है, मुझे राजनीति और विग्रह का अध्ययन करना है, जिसमें मेरे बेटों को गणित और दर्शन पढ़ने की सुविधा हो सके। मेरे बेटों को पढ़ना चाहिए गणित और दर्शन, भूगोल, प्राकृतिक इतिहास, नौस्थापत्य, संतरण, वाणिज्य, कृषि, जिससे ऊपर उनके पुत्रों को अधिकार मिले कि वे चित्रकला, कविता, संगीत, स्थापत्य, मूर्तिकला, पट निर्माण और चीनी साखी साजी सीख सके। ये कौन कहता है, जॉनसन एडम्स कहते हैं।
ये निर्गुण ब्रह्मा के उपासक हैं, आराधना की सामूहिक शैली पर बल देते हैं। हिंदू समाज के दो पिछड़े समूह की नारी और शूद्र को शेष उच्च वर्गीय पुरुषों के साथ समानता का दर्जा देते हैं। उपनिषद और गीता इनके चिंतन के केंद्र में है। संगठन का ढांचा ये ईसाई चर्च को स्वीकार करते हैं। भारतीय हिंदू विचारधारा और पाश्चात्य ईसाई संगठन का सामंजस्य ये उनके आंदोलन का क्या है, मूल मंत्र है। कौन कहता है? राम स्वरूप चतुर्वेदी कहता है। अब राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़गत लेखक मानते हुए आचार्य शुक्ल अपने इतिहास के आधुनिक काल में लिखते हैं। ये पटियाला दरबार में थे और महारानी को कथा बाँच कर सुनाया करते थे। कौन? राम प्रसाद निरंजनी। इनके ग्रंथ को देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी सदासुख और लल्लूलाल से 62 वर्ष क्या है पहले खड़ी बोली का गद्य अच्छे परिमार्जित रूप में पुस्तकें आदि लिखने में व्यवहृत होता था। अब तक पाई गई पुस्तकें हैं। योग वासिष्ठ ये सबसे पुराना ग्रंथ है, रचना है। इसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। अतः यह कहने में की गुंजाइश अब जरा भी नहीं रही कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा अंग्रेजों की प्रेरणा से चली। इस प्रसंग में यह जोड़ना होगा कि योग विशिष्ट 1742 का कुछ आगे चलकर ईसाई धर्म प्रचार को द्वारा किए गए बाइबल के अनुवाद मूलतः धार्मिक भावना से क्या है, प्रेरित है। 20वीं सदी के अंग्रेजी साहित्य में रवि ठाकुर की अंग्रेजी गीतांजलि की भूमिका लेखक क्या है, यट्स थे। अब अगला महत्वपूर्ण कथन क्या है? 20वीं सदी के अंग्रेजी साहित्य में रवि ठाकुर की अंग्रेजी गीतांजलि की भूमिका कौन है, यट्स थे। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य पर पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथ वध 1866 को माना गया है। हिंदी क्षेत्र में पुनर्जागरण की पहली सशक्त साहित्यिक अभिव्यक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व से मिलती है। राजा शिव प्रसाद का कार्य मुख्यतः गद्य के क्षेत्र में था और ये स्मरणीय कि भारतेंदु के क्या बन गए, विद्या गुरु है वो बन गए। रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा में ठीक ही लिखा है। क्या? यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय संविधानता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है। यहाँ तक कि अपने जीवन का अंतिम संवाद उन्होंने नाटक की लक्षणा में ही बोला। क्या बोला? हमारे जीवन नाटक का प्रोग्राम नित्य नया नया छप रहा है। पहले दिन जबर की, दूसरे दिन दर्द की, तीसरे दिन खांसी की सीन हो चुकी है। देखिए लास्ट नाइट कब होती है? कौन कहता है? भारतेंदु के संदर्भ में ये कथन है वो कहा गया है। अंधेरनगरी को समकालीन क्लासिक की कोटि में गिना जा सकता है। भारतेंदु ने अपनी व्यवस्था कुछ इस प्रकार रखी थी। विचार आंदोलन खड़ी गोली गद्य का एक पक्ष था, जबकि दूसरे पक्ष में थी संस्कार, रचना, ब्रजभाषा, कविता। भारतेंदु विचारों से जितने आधुनिक थे उतने संस्कारों से नहीं थे और ये स्वाभाविक था। पहले विचार बदलते हैं तब जाके क्या होते हैं, संस्कारों में उनका अनुसरण करते हैं। भारतेंदु युग के लिए इस दृष्टि में इस युग को आधुनिक हिंदी का आदिकाल कहना एक विशेष से सार्थकता है वो रखता है। भारतेंदु युग के लिए श्रीनिवास ने भारतेंदु की केंद्रीय विधा नाटक में कई रचनाएं लिखी पर उन्हें विशेष मान्यता प्राप्त नहीं हुई। संयुक्ता स्वयंवर की तो कई जगह तीखी आलोचना ही हुई, जहाँ से हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात होता है। सदादरस नामक साप्ताहिक पत्र इन्होंने कुछ समय तक चलाया, जिसके बाद में इन्होंने कवि वचन सुधा के साथ मिला दिया गया। किसको? सदादरस पत्र को। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट सात्विकता की विजय ही यूँ उपन्यास का मूल संदेश है। इसका आरंभिक प्रकाशन हिंदी प्रदीप के अंकों में क्रम से हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों के शीर्षक हो, ओ ली रे, ली है, बेगार, रिश्वत, कचहरी में सालिम ग्राम जी, कान्य कुब्जों की ही सबसे हीन दशा क्यों, वर्षारंभ, घोरे के लता बिने, कनातन का डोल बांधे,
कानपुर और नाटक कन्नौज में 3 दिन, पंच परमेश्वर, ये महत्वपूर्ण क्या है प्रकाशित हुए थे। प्रताप नारायण मिश्र ने बांग्ला के प्रख्यात उपन्यासकार बंकिम चटर्जी की कई कथा कृतियों का भी अनुवाद इन्होंने किया था। भारतेंदु मंडल आत्मीयता के भाव पर बना था। द्विवेदी मंडल अनुशासन के, जबकि भारतेंदु अपने व्रत के निश्चय ही सबसे बड़े रचनाकार थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनात्मक स्तर पर अपने शिष्यों मैथिली शरण गुप्त या प्रेमचंद से क्या थे, छोटे थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में रामविलास शर्मा लिखते हैं, द्विवेदी जी के इस कोटि के लेखन का सीधा संबंध भारत भारती से वैसे ही है जैसे कि भारत की वर्तमान आर्थिक व्यवस्था का चित्रण करते हुए वे भूखमरी, जमींदारों के अत्याचार, महाजनी की सूदखोरी और किसानों की तबाही की बातें करते हैं। तो लगता है कि हम प्रेमचंद की कथा संसार में घूम रहे हैं। द्विवेदी जी की कथा लेखक नहीं थे। मैथिली शरण गुप्त की तुलना में कवि बहुत ही साधारण थे, किंतु वैचारिक स्तर पर वे इन दोनों से आगे थे। इन दोनों के काव्य संसार, कथा संसार की रूपरेखाएं उनके गद्य में स्पष्ट दिखाई देती है। इस दृष्टि से उन्हें युग निर्माता कहना पूर्णतः क्या है, संगत है। वह कला गुरु धन्य है जिसके शिष्य रचना प्रक्रिया के स्तर पर उससे आगे निकल जाए। आधुनिक हिंदी रीतिवाद विरोधी अभियान आचार्य द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के एकदम आरंभिक अंकों से ही क्या थे, वही आरंभिक अंकों से ही चलाते हैं। इसमें आगे चलकर सहयोग एक और मैथिली शरण गुप्त अपने लेखों के माध्यम से सरस्वती में प्रकाशित निबंध हिंदी कविता किस ढंग की हो देते हैं, और दूसरी ओर सुमित्रानंदन पंत निराला अपनी भूमिकाओं और पत्रकारिता से आगे उसको बढ़ाते हैं। रामनरेश त्रिपाठी में जहाँ स्वतंत्रतावाद का सहज उल्लास है, वही भाषा का अनुशासन भी क्या है, पूरा है। रामनरेश त्रिपाठी का कृतित्व अपने समय के संदर्भ में बहुमुखी है। वे मूलतः कवि हैं। ग्राम गीतों के संकलन का आरंभिक कार्य उन्होंने किया। कविता कौमुदी नाम से कई जिल्दों की हिंदी, उर्दू, बांग्ला आदि काव्य धाराओं का आलोचनात्मक सामग्री के साथ ही संकल्प संपादन किया। गद्य के क्षेत्र में तुलसीदास और उनकी कविता पर विशद आलोचना अध्ययन प्रस्तुत किया। महामना मदन मोहन मालवीय की संस्करणात्मक जीवनी भी लिखी और बाल साहित्य क्षेत्र में विशेष कार्य भी इन्होंने किया। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कहा जा सकता है। न केवल यह आधुनिक काल का प्रथम महाकाव्य है, बल्कि यह एक नई और आधुनिक दृष्टि का उपोद्घात मिलता है। मनुष्य और परम तत्वों के बदलते हुए रिश्तों की समीक्षा के क्रम में हमने लक्षित किया है कि आधुनिक काल में मनुष्य संपूर्ण रचना और चिंतन के केंद्र में है। ईश्वर अब व्यक्तिगत आस्था का विषय है, चित्रण का नहीं है। पुराण कथा के प्रति कवि की दृष्टि में पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जिसका प्रभाव रचना के समुच्चय विधान में परिलक्षित हमें दिखाई देता है। राधा प्रिय प्रवास में संपूर्णतः विरहिणी ही नहीं, वे अपने इस निजी दुख को सारे समाज के दुख में विलीन कर देती है और समाज सेवा का व्रत लेती है। शताब्दियों से चले आते राधा के चरित्र में यह एक सर्वथा नई भंगिमा हरिओद ने क्या है, उकेरी है। हरिओद के लिए प्रिय प्रवास की भूमिका में उन्होंने अपना मत दिया है। क्या मुझे अब इतना ही कहना है कि समय का प्रभाव खड़ी बोली के अनुकूल है। इस समय खड़ी बोली में कविता करने से अधिक उपकार की आशा है। अतएव मैंने भी प्रिय प्रवास को खड़ी बोली में ही लिखा है। वास्तव में बात यह है कि यदि उसमें कांतता और मधुरता नहीं आई तो यह मेरी विद्या, बुद्धि और प्रतिभा का दोष है। खड़ी बोली का इसमें कोई भी दोष नहीं है। हरिओद यदि द्विवेदी युग के पहले बड़े कवि हैं, तो मैथिली शरण गुप्त इस युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हैं। वैष्णव निष्ठा, अनाक्रामकता की भावना, समूचे देश के लिए रामराज की परिकल्पना, ये सांझी विशेषताएं हैं। तुलसी और मैथिली शरण गुप्त के काव्य की और महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन की। यहाँ भक्त कवियों के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की टिप्पणी याद आ जाती है।
मनुष्यता के सौंदर्यपूर्ण और माधुर्यपूर्ण पक्ष को दिखाकर इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी। कौन कहता है ये? मैथिली शरण गुप्त के संदर्भ में बात का उल्लेख है वो किया गया है। आधुनिक काल में एकदम आरंभ में बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन ने अपने काव्य मेघनाथ वध में पौराणिक परंपरा में गृहीत दैत्य चरित्रों को एक नए आलोक प्रस्तुत किया था। माइकल की रचनाओं से प्रेरित और प्रभावित होकर गुप्त ने मधुप उपनाम से उनमें से कई का पदबद्ध अनुवाद भी प्रस्तुत है वो किया था। प्रसाद ने कामायनी में अपने ढंग से सौंदर्य को चपल शिशु कहा है, लज्जा उसकी धाय है। जैसे तुलसी मूलतः पारिवारिक जीवन के चितेरे हैं, वैसे ही आधुनिक काल में कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। दोनों का एक मूल स्रोत क्या है? राम कथा है, जो भारतीय परिवार की उज्ज्वलतम क्या है? गाथा है। द्विवेदी जी के पत्र पाठक के नाम से 1982 ये क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। संकलनकर्ता कौन था? पद्मधर पाठक ने अपने निवेदन में लिखा है, द्विवेदी जी के निरंतर आग्रह पर ही उन्होंने सरस्वती के लिए कभी कुछ नहीं भेजा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व अपने शिष्य निराला की तरह सामान्य स्तर पर अव्याख्या है। अपनी पुस्तक आधुनिक साहित्य के आरंभ में नंदलाल वाजपेयी ने आचार्य द्विवेदी के योगदान का सही मूल्यांकन किया था। साहित्य के क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति पर इतना बड़ा उत्तरदायित्व इतिहास की शक्तियों ने कदाचित पहली बार रखा था। पहली बार द्विवेदी जी ने इस उत्तरदायित्व के सफल निर्वाह का अनुपम निदर्शन प्रस्तुत है वो किया था। रत्नाकर में भक्ति और रीति के संस्कार तो हैं ही, पर उनकी शैली में एक ऐसी नई भंगिमा है जो रीतिकालीन ब्रज भाषा काव्य के आगे कुछ जोड़ती है। रत्नाकर में गंगावतरण काव्य और समालोचना दृश्य रोला छंद में लिखे गए हैं, पर कवि का विशेष रूप से प्रिय छंद क्या है? कवित्व है। लॉर्ड कर्जन जैसे विख्यात वायसराय प्रशासक के वक्तव्य पर टिप्पणी करते हुए बाल मुकुंद गुप्त शिवशंभु के नाम से लिखते हैं, अपने बम्बई में कहा है कि भारत भूमि को मैं किस्सा कहने की भूमि नहीं, कर्तव्य भूमि समझता हूँ। उसी कर्तव्य के पालन के लिए आपको ऐसे कठिन समय में भी दूसरी बार भारत में आना पड़ा। माय लॉर्ड, इस कर्तव्य भूमि को हम लोग कर्म भूमि कहते हैं। आप कर्तव्य पालन करने आए हैं, हम कर्मों का भोगने। आपके कर्तव्य पालन की अवधि है, हमारे कर्म भोग की अवधि नहीं है। आप कर्तव्य पालन करके कुछ दिन पीछे चले जाएंगे, हमें कर्म को भोगते भोगते यही समाप्त होना होगा, और न जाने फिर भी कब तक भोग समाप्त होगा। तो थोड़े दिन के लिए आपका इस भूमि से स्नेह है, तो हम लोगों का कितना भारी स्नेह होना चाहिए यह अनुमान कीजिए, क्योंकि हमारा इस भूमि से जीने मरने का क्या है? साथ है। यह हमारी जन्म भूमि भी है, कर्म भूमि भी है। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा संपादित पहले दो पत्र कौन से थे? अखबार चुनार और कोहिनूर उर्दू में थे।